गुरुत्वाकर्षण आज का हमारा यही टॉपिक है और आज इस टॉपिक पे मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा और आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या एसआई प्री मेंस हो या बीपीएससी प्री हो या बहुत सारा एग्जामिनेशन जिसका आप तैयारी करने वाले हैं या करते होंगे, उसमें ये बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही रहा। 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो चलिए पूरा जो चर्चा है उसको शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताए थे न्यूटन ने। सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन भाई साहब एक बार बगीचा में बैठे हुए थे। कैसे कहानी शुरू होता है गुरुत्वाकर्षण का, जरा आप लोग समझ लीजिए। न्यूटन भाई साहब बगीचा में बैठे हुए थे। एक दिन सेव का बगीचा था, सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक एक सेव गिरता है। तो उनके दिमाग में ये बात आया कि आखिर ये सेव नीचे काहे गिरा, सेव ऊपर काहे नहीं गया। तो यही से एक कहानी का शुरुआत होता है, जिस कहानी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन। अब गुरुत्वाकर्षण किस तरह का बल है, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू कब क्या होता है, सब आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को जरा समझने के लिए इलेक्शन के समय का थोड़ा नज़ारा को देखिए। इलेक्शन के समय क्या होता है? चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं अलग अलग, सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं आकर्षित करती हुई रहती हैं कि अच्छा इससे भी गठबंधन कर ले। आप लोग सुनते होंगे जरूर, अच्छा एकरों से गठबंधन कर ले, उससे भी कर ले, उससे भी कर ले। कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का, और ज़्यादातर के बीच गठबंधन हो नहीं पाता है, लेकिन दूर से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहती हैं। गुरुत्वाकर्षण भी जस्ट लाइक ऐसा ही है। देखिए, ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब जैसे कि आप और आपके बगल में रखा हुआ टेबल, अब जैसे कि मैं और ये स्केच पेन, हम और ये माइक, सब कुछ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आप वहाँ बैठे हुए मोदी जी को आकर्षित कर रहे हैं, नीतीश जी को आकर्षित कर रहे हैं, आप चंद्रमा को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब कोई भी दो वस्तु जिसमें द्रव्यमान है एक दूसरे को आकर्षित करता है, यही गुरुत्वाकर्षण का बल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल के बारे में एक एग्जाम्पल हम आपको दिए थे कि चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों में आकर्षण होता है, लेकिन एक दूसरे में सट नहीं पाते हैं। तो आप ही बताइए ना, अब आपके और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या आप चंद्रमा को खींच ले रहे हैं अपने पास, या चंद्रमा आपको खींच ले रहा है? नहीं। तो कुछ इस तरह का एक आकर्षण बल है। और चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के बीच जो आकर्षण होता है, बहुत ही कमजोर तरह का आकर्षण बल होता है। वैसा ही गुरुत्वाकर्षण बल भी है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर बल होता है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, प्रकृति का, नेचर का, ये तो चल नहीं रहा है, दूसरा स्केच पेन है मेरे पास। प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन है? तो नेचर का जो सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स, क्या? वीकेस्ट फोर्स। नेचर में इससे कमजोर फोर्स कोई नहीं है। नेचर का सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी दो वस्तु के बीच ये आकर्षण का एक बल होता है और बहुत कमजोर भी होता है। समझ गए? अब कहिएगा सर इसका फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला भी आपको हम बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, G m1 m2 बटा r स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। अब आप कहिएगा ये हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो आपको हम समझा देते हैं। मान लिया कि दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, दूसरा वस्तु यहाँ पर है, दोनों के बीच का दूरी है r, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, इसका मास कितना है? m1, इसका मास है m2, दोनों के बीच का दूरी कितना है? दोनों के बीच का दूरी है r। ठीक, अब देखिए, न्यूटन भाई साहब ने ये फार्मूला दिया था। ये भी तो पूछ सकता है कि ये फार्मूला कौन दिया, ये वाला? तो ये फार्मूला दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, 17वीं शताब्दी में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में। पुस्तक का नाम पूछ देगा तो क्या बताइएगा? प्रिंसिपिया। अब देखिए यहाँ पर आइए, ठीक है, दो वस्तु है। मान लिया कि ये आप हैं और ये है दीवाल। कभी कभी होता नहीं है कि आदमी कुछ पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा था, दीवार में माथा लड़ाता है, ऐसे गुस्सा होने पे ऐसा तो होता ही है।
हम भी कभी ना कभी किए हुए हैं और आप भी कभी ना कभी किए ही होंगे। तो ये आप है, आई दीवार है, जब गुस्सा होने पर आप माथा ऐसे टकराते हैं, वो दीवार है। आपका मास m1, दीवार का m2, दोनों के बीच का दूरी r। दीवार आपको खींच रहा है और आप दीवार को खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी खींचा नहीं पा रहे हैं। यही है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो जो बल काम करेगा ना, फोर्स, वो m1 m2 का समानुपाती होगा। यानी m1 जितना भी इसका वजन होगा और m2 जितना भी इसका वजन होगा, दोनों के वजन के गुणनफल के समानुपाती होगा, दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, और यहाँ g लिख देते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए ये हो गया, ठीक। अब ये देखिए F समानुपाती होगा 1/r² का। अब कहिएगा ये क्या है, r है दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, ये इसको पूरा को अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे फोर्स व्युत्क्रमानुपाती है दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर का, या ऐसे पढ़ सकते हैं फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स समानुपाती है 1/r² का। दोनों को अगर मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं F। अब देखिए हम उस साइड नहीं ना है, इसलिए लिखने में अगर ऐसे घूम जाएगा तो सहूलियत होगा। चलिए फिर भी लिखा जाएगा। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह, फिर क्या लिखेंगे, m1 m2, इसको ऐसा कर देते हैं बटा r²। ठीक, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो ये g लग जाता है। क्या लग जाता है, g लग जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात को समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे सीधे ही क्वेश्चन आपसे पूछ दे, घुमा कर भी पूछ सकता है। और अगर आप समझे हुए रहेंगे गुरुत्वाकर्षण को तो कितना भी घुमाएगा आप बना ही दीजिएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये समानुपाती का जो चिन्ह है प्रोपोर्शनल का, इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं, बोर्ड है तो हाथ से ये बोर्ड को मिटा पाते हैं हम, मिट जाता है। ठीक है, पूरा तो साफ नहीं हुआ, हल्का फुल्का साफ हो गया। देखिए ये भी रट लीजिएगा, जी का मान। जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग अच्छा से, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैपिटल जी का वैल्यू है। और कैपिटल जी का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, कहीं पर भी नहीं बदलता है, चाहे 2020 हो या 2018 हो या 2050 हो। इसके अलावा आप कहीं अगर दूसरे स्थान पर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ढाका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहीं भी चल जाइए, कैपिटल जी का मान वही रहेगा। अगर आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह कीजिएगा तब। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल का जो फॉर्मूला होता है mg, और mg को भार भी कहते हैं। आगे ये जो तस्वीर है, ये जो लिखे हुए हैं, इसको समझे उसके पहले वजन में और भार में अंतर को आप लोग समझ लीजिए। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए आपका। किसमें, वजन और भार। वजन और भार, वजन क्या होता है, भार क्या होता है, इसको अच्छा से समझ लीजिए पूरा दिमाग खोल के, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझिएगा ना तो आगे बहुत दिक्कत होगा समझने में। वजन होता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग m सिंबल से लिखते हैं। इसका यूनिट होता है किलोग्राम या ग्राम। जबकि जो भार होता है, भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट। और इसका फॉर्मूला होता है mg, यानी मास में g से गुना करना पड़ेगा, स्मॉल g से, तब भार मिलेगा। वजन का यूनिट किलोग्राम था, जबकि भार का यूनिट होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। अगर आपसे हम सवाल करें कि आपका वजन कितना है तो आप क्या कहिएगा। मान लिया कि आप में से जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे कोई 60 किलो के होंगे, तो 60 किलोग्राम क्या हो गया, आपका वजन हो गया। ठीक है, आपका द्रव्यमान हो गया, वजन हो गया। लेकिन अगर हम यही पूछेंगे कि बताइए जी आपका भार क्या है, तो आप क्या कहिएगा। तब आप कहिएगा कि जो आपका वजन है 60 किलोग्राम, उसमें स्मॉल जी से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्मॉल जी से गुना करना पड़ेगा, और जितना भी आएगा उतना न्यूटन। देखिए अब कहिएगा स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी का मान होता है। कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर। चलिए एक बार फिर से बताते हैं।
आपका वजन 60 किलोग्राम है तो वो यहाँ पर हो गया 60 किलोग्राम। आपका भार कितना होगा, तो 60 में जी से गुना करना पड़ेगा, स्मॉल जी से। और स्मॉल जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसके मोटे तौर पर कह सकते हैं 10। तो 60 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 60, यहाँ लिख देते हैं, इसको फिर मिटा देंगे। 60 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600। तो 600 क्या हो गया, 600 न्यूटन आपका भार हो गया। क्या हो गया, 600 न्यूटन आपका भार हो गया। तो वजन में और भार में क्या अंतर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वजन और भार में अंतर को समझने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ही एक स्पेशल केस है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, जबकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी गुरुत्व बल पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण का बल है। जैसे पृथ्वी आपको खींच रहा है, पृथ्वी हमको खींच रहा है, पृथ्वी इसको भी खींच रहा है, ये माइक को छोड़ देंगे तो माइक नीचे गिर जाएगा, पृथ्वी इसको भी खींच रहा है, पृथ्वी हर एक चीज़ को खींच रहा है, तो इसको बोलेंगे गुरुत्व बल। यानी कि गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा सा ही अंतर है। गुरुत्वाकर्षण का ही एक एग्जाम्पल है गुरुत्व बल, एक स्पेशल केस है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये फोटो है, ये तस्वीर है अपने धरती का। धरती के बारे में आपको पता है, गोलाकार अपना धरती है, ये तो आपको खुद पता होगा। इस धरती पर ये भाई साहब खड़े हैं, ये भाई साहब ऐसे खड़े हैं धरती पर। अब धरती इनको अपने केंद्र की तरफ खींच रहा है, और जिस बल से खींच रहा है उसको कहते हैं गुरुत्व बल, उसको कहते हैं mg। और यही mg क्या है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, mg क्या होता है, वेट होता है। वेट को शॉर्टकट में WT लिखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखिए, स्मॉल जी का जो मान होता है वो हर जगह बदलते रहता है। स्मॉल जी का मान क्या है, हर जगह बदलते रहता है, यानी कि हर जगह वैरी करते रहता है, वो फिक्स नहीं होता है। अब जैसे देखिए, ये अपना धरती है, धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरता है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा। यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है यानी पोल होता है, ये तो आप जानते हैं ना। तो इक्वेटर पर जो जी का मान होता है स्मॉल जी का, क्योंकि कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है। इक्वेटर पर जो जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। क्या होता है, मिनिमम, यहाँ लिख देते हैं मिनिमम। मिनिमम मतलब सबसे कम होता है स्मॉल जी का मान, जबकि ध्रुव पर यानी पोल पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। अब आप कहिएगा कि सर हमको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, एक बात को जरा आप समझिए। अभी थोड़ा देर पहले ये नक्शा बनाए, धरती अपना पृथ्वी के ऊपर आप खड़े हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम छत पर हैं एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली अगर कहा जाए तो धरती के ऊपर है। तो धरती हमको खींच रहा है ना, धरती कितना से खींच रहा है, mg से। यानी हम जो अपना वजन महसूस कर रहे हैं वो होता क्या है, एक्चुअली में वो mg है। जरा इसको भी अलग से समझ लीजिए। मान लीजिए, देखिए साइंस से तो थोड़ा आपको समय देना होगा, थोड़ा विस्तार से समझना होगा। मान लिया कि आप ऐसे खड़े हैं धरती पर, ठीक है। धरती आपको खींच रहा है कितना से, mg बल से। कितना से खींच रहा है, mg बल से। अब न्यूटन्स का तीसरा नियम होता है कि अगर आप किसी को मारिएगा तो वो भी आपको मारेगा। न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो धरती इसको खींच रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो ये भी धरती को ऊपर की ओर खींचेगा। कितना से, तो वो भी इतना से ही खींचेगा, लेकिन उसको एक नाम दे दिया जाता है n, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा mg। अब देखिए ये लिखे क्या है, आदमी जो वजन महसूस करता है उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, n कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जो भी आदमी महसूस करेगा। आपको थोड़ा देर में हम बताएंगे लिफ्ट वाला एग्जाम्पल, कि आदमी ऊपर जाता है तो लगता है कि मेरा वजन बढ़ चुका है, नीचे आता है तो लगता है कि वजन घट गया है। तो आदमी जो फील करता है, देखिए एक बात को समझिए, हम 80 किलो के हैं, ठीक है, लेकिन जो हम अनुभव करते हैं वो क्या अनुभव करते हैं, mg को अनुभव करते हैं। कितना से धरती खींच रहा है हमें, अनुभव हम उसको करते हैं। चलिए, या तो आप समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हम जो अनुभव करते हैं वो हमारा वेट होता है, मास गुना जी, स्मॉल जी। देखिए यहाँ पर हम ये आपको बता रहे हैं कि स्मॉल जी का जो मान है वो बदलते रहता है। यानी इक्वेटर पर विषुवत रेखा पे अलग होता है, ध्रुवों पर अलग होता है। इक्वेटर पर मिनिमम होता है विषुवत रेखा पर, जबकि ध्रुव पर वो अधिकतम होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए।
अब आप कहिएगा हमको इससे क्या मतलब है, तो देखिए उसी को समझाने के लिए हम आपको वहाँ पर समझाए थे। देखिए जब आप इक्वेटर पर रहिएगा तो आपको वजन ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लगेगा कि हाँ शरीर हल्का हल्का है। लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं, आप 80 किलो के हैं या 60 किलो के, जितना का भी हैं, आप ही को अगर ध्रुव पर पहुँचा दिया जाए तो जी का मान चूँकि वहाँ पर मैक्सिमम होता है, जी का मान ध्रुव पर कितना होगा, मैक्सिमम MAX यानी मैक्सिमम होता है। तो आपको क्या लगेगा, आपका वजन 60 किलो है या 80 किलो है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वजन तो वही है, लेकिन जी का मान यहाँ चूंकि बढ़ जाएगा ध्रुव पर तो आपको भारी भारी लगेगा शरीर का वजन थोड़ा भारी हो गया है। वो एक्चुअली में आपका वेट भारी हो जाता है, वजन तो वही रहेगा 60 किलो या 80 किलो। समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और बताते हैं, ये जो स्मॉल जी है इसका मान कितना होता है, तो थोड़ा देर पहले आपने जाना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसको, स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होगा। देखिए स्मॉल जी का जो मान है वो वस्तु के रूप और आकार पर निर्भर नहीं करता है। मान लिया कि एक रुआ है, एक मुट्ठी रुआ है और 1 किलो का बटखारा है, दोनों को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या, ये मान लीजिए कि रुई है, रुई, और ये बटखारा है 1 किलो का और ये 1 किलो रुई है, दोनों को बराबर ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है, 100 मीटर हाइट से या कितना भी हाइट से गिरा दिया जाता है। तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या दोनों एक साथ गिरेगा? तो जाहिर सी बात है बटखारा तो आपको दिखेगा पहले गिर जाएगा, लेकिन ये गिरेगा बाद में। लेकिन दोस्तों अगर वैक्यूम रहता, अगर निर्वात रहता, यानी अगर हवा यहाँ उपस्थित नहीं रहता और दोनों को अगर एक साथ छोड़िएगा बराबर ऊंचाई से तो एक साथ गिरता। लेकिन अब वास्तव में कहीं भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो वहाँ तो वैक्यूम आपको मिलेगा नहीं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये पहले गिरेगा, ये बाद में, लेकिन अगर वैक्यूम रहता तो दोनों एक साथ गिरता। देखिए कहने का मतलब है, अब इसको गिरने के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको गिरने के लिए जिम्मेदार है जी। जी एक ऐसा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिससे धरती अपने केंद्र की ओर इन दोनों को खींचता है। तो जी का जो मान है इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि इसका आकार कैसा है, इसका वजन कितना है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है इसका रूप कैसा है। समझ रहे हैं ना? ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आप धरती के सतह से ऊपर जाते हैं या धरती के सतह से के अंदर जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। कब, जब आप धरती के सतह से ऊपर जाइएगा या धरती की सतह से नीचे आइएगा। तो आप भी कहिएगा ना कि हम धरती की सतह से ऊपर कैसे जाएंगे सर। मान लिया कि एजम्पशन कर लिया गया, कल्पना कर लिया गया, या जब आप धरती के अंदर जाइएगा, देखिए ऊपर तो जा भी सकते हैं हवाई जहाज से, लेकिन अंदर कैसे चल जाइएगा। कल्पना कर लिया गया है कि अगर ऐसा होता है तो जी का मान घट जाता है। ठीक, चलिए कुछ और बात आपको हम बताते हैं, बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोरंजक। ये धरती का ग्लोब मॉडल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मान लिया कि इसका जो रोटेशनल स्पीड है, यानी अपने अक्ष पर घूमने का जो इसका स्पीड है 17 गुना बढ़ जाता है। क्या होता है, 17 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, देखिए 17 गुना बढ़ने का मतलब क्या है, वो जल्दी जल्दी अपने अक्ष पर धरती घूमना शुरू कर देगा, यानी सूरज के सामने बड़ा जल्दी जल्दी वो क्रॉस करेगा। धरती का कोई हिस्सा है ना जहाँ आप रहते हैं या हम रहते हैं, तो वो हिस्सा सूरज के सामने से जल्दी जल्दी क्रॉस होगा। पहले 24 घंटा लगता था, 1 दिन लगता था, अब 84 मिनट में ही वहाँ से वो क्रॉस करेगा, यानी 84 मिनट का दिन रात हो जाएगा। अब बताइए 17 गुना जब धरती अपने अक्ष पर तेज़ी से घूमेगा तो 84 मिनट का दिन रात होगा। बताइए वैसी स्थिति में क्या होगा। अभी आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जो भी आपका रूटीन है, कोई दौड़ने जाता है, कोई पढ़ाई करता है, कुछ भी दिन में कोई अपना जो भी काम है, स्टडी का या पढ़ाई का या खेती बाड़ी का काम है आप लोग करते हैं, फिर शाम में कुछ मनोरंजन का काम करते हैं या खेलते हैं। तो इस तरीके से एक व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन अब आप सोचिए जब 84 मिनट का दिन रात हो जाएगा तो क्या अंतर पड़ेगा। लेकिन अब आप ही बताइए जब 84 मिनट का दिन रात होगा तो क्या असर पड़ेगा। आदमी खेत से काम करके घर आएगा तो मालूम चलेगा कि उतना देर में दिन हो गया, जब थोड़ा सा चाय वो पिएगा, खाना वाना खाएगा तो उतने में रात हो जाएगा, और फिर जब छत पे जाएगा थोड़ा टहलने के लिए तो सुबह हो जाएगा। तो एक विचित्र स्थिति हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा थोड़ी, ये एक अजम्पशन है, यानी कल्पना किया गया है। विज्ञान कल्पनाओं से भरा हुआ है। मान लिया, लेट, ऐसा बहुत कुछ होता है विज्ञान में। इसके अलावा अगर ऐसा स्थिति हुआ तो
यहाँ पर भारहीनता महसूस होगा। कहाँ पर? इक्वेटर पर। भारहीनता मतलब समझ रहे हैं? भारहीनता मतलब आपको फील होगा, आपको ऐसा नहीं है कि आपका वजन जीरो हो जाएगा, आपका उस समय वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसमें उस समय आपको फीलिंग होगा कि मेरा कुछ वजन ही नहीं है, लगेगा कि एकदम हवा हो गया मेरा शरीर, ये इसको भारहीनता कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा। और एक चीज़ और, ध्रुवों पर अगर बात किया जाए, इस देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं इस स्थिति में कि अगर 17 गुना हो गया धरती का स्पीड अपने अक्ष पे घूमने का, तब क्या होगा? तब 84 मिनट का दिन रात, उस समय विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर भारहीनता होगा और साथ ही साथ उस समय ध्रुव पर जी का मान सेम रहेगा। ये हम आपको बता रहे हैं इस कंडीशन के लिए। तो थोड़ा बहुत हम आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर है ख़त्म हो गया है, लेकिन जितना भी बताए हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम आपको देते हैं और आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा।